हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप पाठक आपको कॉमर्सशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, अभी तक इकोनॉमिक्स से बहुत सारे टॉपिक्स हम देख चुके हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है, और फिजिक्स का साइमल्टेनियसली हमारा क्लास चल रहा है पाठक न्यू गुरुकुल पे। कोई आपके नोन या फ्रेंड्स हैं जो फिजिक्स की तैयारी करते हैं, उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो हम लोग जो है गवर्नमेंट बजट देख रहे थे, जिसमें मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट हमने देख लिया। आज हम क्लासिफिकेशंस ऑफ बजट देखेंगे, मतलब बजट को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं ब्रॉडली। कौन सा? एक तो रिसीट्स में, दूसरा एक्सपेंडिचर में। बजट रिसीट्स, बजट एक्सपेंडिचर। अब फर्दर रिसीट्स को जो आज हम देखेंगे, बजट रिसीट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया। कौन सा है? एक रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। आपको रेवेन्यू और कैपिटल में अगर कंफ्यूजन है, क्योंकि अकाउंटेंसी में भी बहुत जगह रेवेन्यू और कैपिटल का नेचर आता है, यहाँ भी है, आपका बहुत जगह आएंगी। तो अगर इसमें अगर क्लैरिटी चाहिए तो मैंने एक बहुत ही छोटा सा वीडियो जो है इस टॉपिक पे बनाया है, तो उसको आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम रिसीट्स की बात करेंगे, बजट रिसीट की। तो रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट्स जो है, आपका नाम से ही पता चलता है, रेवेन्यू मतलब आपने जनरेट किया है, मतलब आपका ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज के थ्रू आपने जनरेट किया होगा। तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं? जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज के थ्रू आप अर्न कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, दूसरा ये रेगुलर और रिकरिंग इन नेचर होगा। इनकम तो ऐसा नहीं होता ना कि 1 महीना कमाया फिर 6 महीना नहीं कमाया, 1 साल कमाया 5 साल नहीं कमाया। ये आपकी जो होगी रेगुलर और रिकरिंग मतलब जो बार बार होती है उसको रिकरिंग बोलते हैं। रेगुलर और रिकरिंग इन नेचर होगा। ठीक है, दूसरा क्योंकि आपने इसको अर्न किया है, आपने कोई किसी से बोरो नहीं किया है, तो ये नॉन रिडीमेबल है। नॉन रिडीमेबल एग्जाम पर्सपेक्टिव से हाईली इंपॉर्टेंट कि क्या है आपका रेवेन्यू रिसीट? नॉन रिडीमेबल है, क्योंकि आपने लायबिलिटी नहीं रेज की तो आपको पे बैक नहीं करना है। जो कोई भी हम लोन रेज करते हैं ना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो उसको ना एक मेच्योरिटी पीरियड के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद उस पेमेंट को वापस करना होता है, जिसको हम बोलते हैं रिडम्पशन। जैसे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आपने पढ़ा होगा ना, तो रिडम्पशन उसको रिडीम करना बोलते हैं। तो क्योंकि आपकी लायबिलिटी नहीं है तो आप रिडीम नहीं करेंगे, प्लस ये पैसा आपने अर्न किया है तो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज के थ्रू, तो ये जो है आपका क्या बोलते हैं, कोई असेट्स को भी आपने नहीं बेचा है तो आपकी असेट्स भी नहीं कम हुई। तो रेगुलर, रिकरिंग इन नेचर, earned through the normal course of activities. Third, neither reduces assets nor create liabilities. ना ही assets को reduce किया, ना ही liability, मतलब assets and liabilities पे कोई impact जो है नहीं create किया है। ठीक है ना, तो ये जो है आपका revenue receipts है। अच्छा, रेवेन्यू रिसीट्स को जो है आप दो पार्ट में बांटते हैं। एक तो गवर्नमेंट कहाँ से अर्न करेगा, आप बोले ना, हमने बोला ना गवर्नमेंट जो है ये अर्न किया है, तो गवर्नमेंट अर्न कहाँ से करती है? दो मेजर सोर्सेस है गवर्नमेंट का रेवेन्यू को अर्न करने का। एक तो टैक्स रेवेन्यू, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। अच्छा, टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो टैक्स रेवेन्यू क्या है? नाम जो है गवर्नमेंट क्या है, एक जो है जैसे आपने देखा ना, बजट पास करती है तो बजट में टैक्स का प्रोविजन होता है ना, तो रेवेन्यू रिसीट्स का जो एस्टिमेट्स है ना, उसमें जो है टैक्स रेवेन्यू कहाँ से कितना लाएंगे उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, समझ रहे ना, सबसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टैक्स का। इसमें भी फर्दर हम देखेंगे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का, है ना। तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। प्लस ये जो टैक्स आता है, एक चीज बताइए, गवर्नमेंट जब आपसे टैक्स लेती है तो रिटर्न में कुछ देती है क्या? आप बोलेंगे हाँ देती है ना, गवर्नमेंट जो है नेशनल डिफेंस देती है, लॉ एंड ऑर्डर देती है। लेकिन क्या गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि आपने 100 रुपया टैक्स दिया तो आप ये लो 100 रुपये का लॉ एंड ऑर्डर? क्या बोलते हैं, आपने 1000 का टैक्स दिया तो ये लो आप 1000 का फैसिलिटी? ऐसा तो नहीं देती है ना। लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, ये सारी जो सिक्योरिटी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सबके लिए बराबर है। गवर्नमेंट जो काम सबके लिए करती है, मतलब कहने वाला क्या है, रिटर्न में नहीं दे रही है। ऑफकोर्स उस पैसे को तो ऑफकोर्स कॉमन सी बात है खर्च करेगी, लेकिन ये यूनिलेटरल ट्रांसफर है, यूनिलेटरल पेमेंट है, वन साइडेड पेमेंट है, मतलब रिटर्न में गवर्नमेंट उसके बदले में नहीं दे रही है कि ये टैक्स के बदले ये। ठीक है, आपको गवर्नमेंट जो है बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन आपको रिटर्न में नहीं कि इतना टैक्स दिया तो इतना। तो ये क्या है? यूनिलेटरल है, वन साइडेड है। क्लियर हुआ कि यूनिलेटरल है, वन साइडेड हुआ, है ना, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ भी आ सकता है, तो इसके लिए बहुत क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अब जो पैसा आया गवर्नमेंट का, यूनिलेटरल है, आपका वन साइडेड है, आपको रिटर्न में डायरेक्टली किसी को रिटर्न में बेनिफिट नहीं दिया, तो गवर्नमेंट इस पैसे का इस्तेमाल क्या करती है, यूज क्या करती है? तो गवर्नमेंट इस पैसे को स्पेंड करती है। किस चीज पे स्पेंड करती है? कॉमन गुड के लिए। बाकी जितने भी लोग हैं, सारे लोग जो है कॉमन पीपल के लिए इसको खर्च करती है। हमने देखा था जब गवर्नमेंट बजट वाला देख रहे थे तो मैंने बताया था गवर्नमेंट क्या है, हमारा जो स्टेट है, हम वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट में क्या होता है? गवर्नमेंट का काम क्या होता है? पब्लिक का,
सोसाइटी के जस्टिस के लिए काम करे, सोशल वेलफेयर के लिए काम करे। तो ये जो भी पैसा कलेक्ट किया, भले टैक्स या नॉन टैक्स है, इसको सोशल वेलफेयर के लिए करती है, ठीक है ना। और दूसरा, हमने जब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट देख रहे थे तो उसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स में एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली ऑब्जेक्टिव थी। क्या ऑब्जेक्टिव है कि इनकम को एंड वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करना मतलब कि हो सकता है किसी के पास ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, किसी के पास बहुत कम है, तो उसको जो है रीडिस्ट्रीब्यूट करके उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करना। मतलब इनकम और वेल्थ में जो इनइक्वालिटीज है उसको क्या रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। आप बोल रहे हैं कैसे करेगी, तो इसके लिए आपको 3 तरह का टैक्सेशन सिस्टम होता है वो समझना पड़ेगा, है ना। एक होता है प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, दूसरा होता है रिग्रेसिव इनकम टैक्स, तीसरा होता है प्रोपोर्शनल। अच्छा, प्रोग्रेसिव नाम से ही पता चले प्रोग्रेस होगा, मतलब कि आपका इनकम बढ़ते गया तो टैक्स का रेट भी बढ़ते गया, मतलब कि हायर द इनकम हायर द टैक्स का रेट। रिग्रेसिव वाले में क्या होगा, उल्टा, कम इनकम पे ज्यादा टैक्स, ज्यादा इनकम पे कम टैक्स। आप बोलेंगे ये कौन सी बात हो गई, आपको अजीब लग रहा होगा ना, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, लेकिन डेवलप कंट्रीज में इस तरह का टैक्सेशन सिस्टम होता है। देखिए, इंडिया में मैं या आप नहीं काम कर पा रहे या इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे, ये मजबूरी हो सकती है। बहुत कम लोग जो है वॉलंटरीली काम नहीं करते, ज्यादातर लोग काम करना चाहते हैं, अपने इनकम और वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं अवेलेबल है। हम डेवलपिंग कंट्रीज है ना, लेकिन डेवलप कंट्रीज में क्या होता है, सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज है, तो कोई लोग जानबूझ के इनकम नहीं अर्न करते, बोलते इतना इनकम हो गया, मेरा काम चल जाएगा, इससे ज्यादा इनकम अर्न नहीं करूंगा। मान लीजिए ऐसा ही जो इकोनॉमी में हर कोई सोचने लगे कि नहीं मेरा इतने से काम चल जाएगा, मैं इससे ज़्यादा नहीं अर्न करूंगा, इतने से काम चल जाएगा, इतना ही मैं अर्न करूं। अगर सब लोग सोचने लगे तो एग्रीगेट लेवल पे जो इनकम होगा, मतलब पूरी इकोनॉमी लेवल पे नेशनल इनकम जिसको बोलेंगे, वो क्या होगा, जीडीपी नेशनल इनकम क्या होगा, कम हो जाएगी। तो इकोनॉमी ग्रोथ कैसे करेगी, इकोनॉमी का ग्रोथ कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा। तो गवर्नमेंट जो है डेवलप कंट्रीज में क्या करती है, जो कम कमाते हैं उस पर टैक्स ज्यादा लगा देती, ताकि क्या होगा, वो इनकरेज होगा कि ज्यादा कमाए, या डिस्करेज होगा कम कमाने के लिए। तो ज्यादा कमाने के लिए इनकरेज होगा तो क्या इकोनॉमी जो है ग्रो करेगी। लेकिन इंडिया में क्योंकि आप सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी हम अभी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं सारे लोगों को, तो इसके लिए क्या करते हैं, ऐसा टैक्स नहीं लगा सकते। तो हम क्या करते हैं, हमारा प्रोग्रेसिव वाला टैक्स है। अब देखो, रिच पीपल है या जिनके पास ज्यादा इनकम है, उनसे आपने टैक्स ज्यादा ले लिया, उनका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम कर दिया। ये हमने पिछले वीडियो में पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है दिखा था, तो वीडियो को सीरियल वाइज देखा करिए, फिर समझ में आएगा। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हमने कम कर दिया, मतलब उनका इनकम हमने कम किया, उनसे ज्यादा टैक्स लिया, इनकम कम किया। अब ये जो टैक्स ज्यादा लिया, ये खर्च कहां करेंगे, जो पुअर पीपल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, या जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको आपने ये ट्रांसफर इनकम या सब्सिडीज के फॉर्म में दिया। एक तो ये दिया, दूसरा प्लस उनसे टैक्स या तो आपने नहीं लिया या कम रेट पे लिया, नहीं लिया तो एक तो उनका जो है इनकम जो है कम नहीं किया आपने, प्लस इनसे जो आपने टैक्स कलेक्ट किया ये इनको दे दिया, तो इनका इनकम बढ़ाया, इनका इनकम कम किया। तो आपने क्या किया, जो इनकम इनइक्वालिटीज थी इसको रिड्यूस करने की कोशिश की ना आपने, तो क्या है, आपका रीडिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन जो है ऑब्जेक्टिव था वो आपका पूरा होता है, ठीक है। तीसरा जो है आपका प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम था। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है कि एक फिक्स रेट होता है। अब आपका जो भी इनकम है ना, सपोज कि मान लो 10% का टैक्स का रेट है, आपने 1000 रुपया कमाया तो 100 रुपया दे दीजिए, आपने 10,000 कमाया तो 1000 रुपया दे दीजिए, आपने 5 लाख कमाया तो क्या बोलते हैं 5000 रुपया दीजिए। एक फिक्स रेट है, जो इतना भी आपका इनकम है, द अमाउंट ऑफ टैक्स इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम, है ना, इट इज प्रोपोर्शनेट टू योर इनकम। तो ये क्या होगा कि आपका प्रोपोर्शनेट टैक्स है। तो हमारे यहाँ पे जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स जिसको हम बोलते हैं, उसको होता है। कॉर्पोरेट भी आपका क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स का ही है, डायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट का इनकम क्या है, कॉर्पोरेट का इनकम है उनका प्रॉफिट पे ही तो टैक्स लेता है, जिसको कॉर्पोरेशन टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे पर्सनल इनकम टैक्स क्या है, आपका प्रोग्रेसिव इन नेचर है, ध्यान रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो आपका प्रोपोर्शनल इन नेचर है। हमारे इंडिया में कोई भी टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर नहीं है, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आई। तो ये हमारा था क्या बोलते हैं, टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू में जो है आपका जो है गवर्नमेंट क्या बोलते हैं इस चीज को अचीव करता है। अब जो है टैक्स रेवेन्यू को फर्दर 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट का क्या मतलब, डायरेक्ट मतलब कि कोई बोले ना डायरेक्ट चीज है, मतलब कि बीच में कोई और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, मतलब गवर्नमेंट ने आपके ऊपर टैक्स लगाई, इंपैक्ट आपको पड़ा, और पे भी कौन कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, इंसिडेंस भी आपके ऊपर ही, और गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स लगाई,
है ना, और आपने पे किया, किसको पे किया, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया, बीच में कोई और नहीं है, तो डायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स में अगर देखें तो क्या आता है आपका, पर्सनल इनकम टैक्स हमने बात किया, प्रपोज क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, और वेल्थ टैक्स वगैरह आती है जिसको अदर की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। अच्छा, तो अब ये क्या है, ये देखो अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो पर्सनल इनकम टैक्स आपके इनकम पे, मतलब किसी इंडिविजुअल के इनकम पे, कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स जो भी आप बोलिए, कॉर्पोरेट टैक्स क्या, किसी एंटिटी के, किसी कंपनी के, किसी कॉर्पोरेट के इनकम पे, उसके प्रॉफिट पे, तो इनकम आ गई किसकी, इंडिविजुअल की या आपकी क्या एंटिटी की। तीसरा आप वेल्थ टैक्स, इस है ना, ये सब जो होती है वेल्थ टैक्स वगैरह, क्या हो, वेल्थ आपके प्रॉपर्टी पे, आपकी वेल्थ पे, है ना, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह होती है तो आपकी प्रॉपर्टी पे लगाया, तो डायरेक्ट टैक्स इनकम या प्रॉपर्टी पे, किसके, इंडिविजुअल या एंटिटी के प्रॉपर्टी या इनकम पे टैक्स लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्स जो है ये कंपलसरी इन नेचर है। आप बोलेंगे कंपलसरी इन नेचर क्यों है, क्योंकि ये लीगली इंपोज किया जाता है। आप बोलेंगे लीगली कैसे इंपोज किया जाता है, बजट के थ्रू, बजट पास होता है ना, पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना होता है ना, अंदर आर्टिकल 112 ये कंपलसरी है ना गवर्नमेंट के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए, कि उस बजट को पार्लियामेंट से अप्रूवल ले, तभी जो है उसमें क्या बोलते हैं खर्च कर सकती है, तभी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सकती है। कोई भी टैक्स किसी पब्लिक से चार्ज करना है, आप ऐसे बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के, बिना एक्ट, बिना बिल पास किए, फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट पास किए हुए आप उसको जो है क्या बोलते हैं टैक्स नहीं किसी पे चार्ज कर सकते हैं। तो एक तो लीगल प्रोसेस के थ्रू हुआ, इसको बोलते हैं लीगली इंपोज है, क्योंकि ये लीगल है तो आपके पार्ट पे कंपलसरी हो गया कि आपको पे करना है, पे करना है आप, इसका मतलब कि आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप बोलेंगे मैं तो स्टूडेंट हूं, मुझे क्यों बोल रहे हैं आप, मैं तो पे ही नहीं करता हूं, मैं तो नहीं पे करता हूं। तो जो भी टैक्स बियरर, ध्यान के रखना, जो भी टैक्स बियरर है, जो टैक्स ब्रैकेट में आता है, अभी तो आप अर्न ही नहीं कर रहे ना, आप जब अर्न करेंगे तब जाके ना, तो जो भी टैक्स बियरर है उसको क्या करना होगा, इसको कंपलसरी पे करना होगा, इसको डिनाई जो है नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब डायरेक्ट टैक्स का को अगर आप बांटे तो पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, तीसरा अदर वाले में वेल्थ टैक्स वगैरह। पर्सनल इनकम टैक्स समझ ही गए, तो एक इंडिविजुअल के इनकम पे, कॉर्पोरेट टैक्स जो है कॉर्पोरेशन के क्या बोलते हैं इनकम पे, जिसको प्रॉफिट बोलते हैं। तीसरा अदर्स में वेल्थ टैक्स हो गया है आपका, गिफ्ट टैक्स वगैरह हो गया। इस तरह की कुछ टैक्सेस हैं जो अब तो अबोलिश भी हो चुके हैं, अब है ही नहीं, मतलब इसको अबोलिश कर दिया गया। आप बोलेंगे क्यों अबोलिश कर दिया गया, इसको अबोलिश इसके लिए कर दिया गया क्योंकि इसको हम पेपर टैक्स के नाम से बोलते थे। पेपर टैक्स क्यों बोलते थे, ये सिर्फ पेपर पे जो है टैक्स है, मतलब कहने का मतलब कि इस टैक्स की ना उतनी वैल्यू नहीं थी, ऑल्दो ये टैक्स का पार्ट है, लेकिन इसका जो कलेक्शन होता था, रेवेन्यू जो इससे कलेक्ट होती थी वो इतना मिनिमम होता था कि उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू थी नहीं। अब सोचो ना, कभी आपको टैक्स कलेक्ट करना पड़े, मान लो आप कहीं जाओ 100 रुपया कमाने के लिए, और 100 रुपया अर्न करने के लिए अगर आप 150 रुपया खर्च कर दो तो, या 100 रुपया कमाने के लिए पूरा 100 रुपया खर्च कर दे तो इससे अच्छा ना कमाओ, है ना। तो वही चीज है कि इसका अमाउंट बहुत कम था और टाइम, एनर्जी और पैसे जो खर्च होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ना, टैक्सेशन का एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होती है, ब्यूरोक्रेसी है, पूरा क्या बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, उसके लिए प्रोविजन करना पड़ता है, पार्लियामेंट पास कराना पड़ता है। तो इस सारी चीजों को क्या किया, उस सबको हटा दिया, तो इसको हम पेपर टैक्स बोलते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव ध्यान रखना, वेल्थ टैक्स आपका हो गया, गिफ्ट टैक्स वगैरह हो गया, ये सब क्या है आपका पेपर टैक्स वाले कैटेगरी में जो आपका आता है, जो अब नहीं है, अब उसका जो है मतलब अबोलिश कर दिया हमने। ठीक है, तो ये आपका जो है डायरेक्ट टैक्स का पार्ट हो गया। अब जो है दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, नाम से पता चलता है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाएगा, मतलब बीच में कोई ना कोई इन्वॉल्व होगा। अब अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। आप कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, कोई भी सर्विसेज अवेल करते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। अब देखिए, मान लीजिए कि आप एक नोटबुक परचेज किए, तो नोटबुक परचेज किए तो उस पर आपने टैक्स पे किया ना, जीएसटी पे किया, एमआरपी भी लिखा रहता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, है ना। तो आपने जीएसटी जो टैक्स पे की, जो टैक्स पे किया, अब ये जो टैक्स आपने पे किया, ये क्या आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया क्या, नहीं, गवर्नमेंट ने लगाई किस पे टैक्स, गवर्नमेंट ने लगाई उस मतलब जो भी प्रोड्यूसर है, जो भी सप्लायर है, जो भी शॉपकीपर है, जो भी सेलर है, उसके ऊपर टैक्स लगाई। उसने टैक्स क्या किया, टैक्स का बर्डन आपको, आपके ऊपर शिफ्ट कर दिया और आप उसको पे कर रहे हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं, इंपैक्ट किसी और पे, इंसिडेंस किसी और पे, है ना। तो क्या हो रहा है, दोनों अलग पर्सन है, सेम पर्सन नहीं है जिसपे इंपैक्ट और इंसिडेंस पड़ रहा है ना। तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट, आपने पे किया उस शॉपकीपर को, उसने फिर आगे चेन पूरा चलती है, फिर उसके बाद फाइनली जाके गवर्नमेंट को पेमेंट हुआ, है ना। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब इसका टैक्स का बर्डन जो है किसी और पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स में ना
बहुत सारे टैक्सेस थे, तो हमने वन नेशन वन टैक्सेशन सिस्टम के अंदर क्या है, बहुत सारे टैक्सेस को जो है आपका जीएसटी के अंदर ले लिया, जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हमारे सिलेबस का पार्ट अभी यहाँ फिलहाल नहीं है तो देखेंगे नहीं, जीएसटी एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो जीएसटी के अंदर ले लिया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो जीएसटी का पार्ट नहीं है, जैसे कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगता है, कस्टम ड्यूटी होता है, सेंट्रल एक्साइज है ना, इस तरह कुछ है। आपका जो है वैट ऑन पेट्रोलियम है, क्या बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी ऑन लीकर है, ये इस तरह के कुछ टैक्सेस है। ये 2-3 एग्जाम्पल मैंने इसके लिए भी दिया, एग्जाम में इसका नाम दे सकता है, पूछ देगा कौन सा इसमें जीएसटी का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना। तो आपका ये जो है आपका जीएसटी का पार्ट अभी नहीं है, लेकिन जो भी टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं आपका इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। और या पहचानने का तरीका क्या है कि देखिए किस गवर्नमेंट ने किसके ऊपर लगाया टैक्स, और टैक्स जो है कौन पे कर रहा है। अगर दो अलग इंडिविजुअल है तो क्या होगा, वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। देखिए क्या इसके बर्डन का, जो टैक्स का जो बर्डन है, इसको किसी और पे शिफ्ट किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, तो इनडायरेक्ट है। अगर नहीं किया जा सकता है, आपको गवर्नमेंट ने आपके इनकम टैक्स पे टैक्स लगाया, तो क्या वो आप मेरे ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये भी कंपलसरी इन नेचर है, आपको पे करना ही करना है, क्योंकि टैक्स लीगली इंपोज होता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स के केस में आप डिनाई नहीं कर सकते थे, अगर आप टैक्स बियरर हैं तो डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ पे डिनाई कर सकते हैं। आप बोल रहे हैं कैसे डिनाई कर, बताइए, मैं डिनाई करूंगा। हाँ, आप डिनाई कर सकते हैं, कैसे, आप नोटबुक मत परचेज करो, आप मूवीज मत देखो, आप कोई क्या बोलते हैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज मत करिए, उसको कंज्यूम मत करिए। अगर जब तक आप गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम नहीं किए तब तक जो है आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको इसको डिनाई करना है तो आपको उस गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजेक्शन से के जो उसमें से बाहर आना पड़ेगा, मतलब ट्रांजैक्शन नहीं करना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज ये कंपलसरी है, पे करना ही होगा। एक और डिफरेंस है, डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ वही पे कर रहा था जो टैक्स ब्रैकेट के अंदर आ रहा था, मतलब जिसके पास इनकम है या प्रॉपर्टी है ना, जो टैक्स ब्रैकेट में आता है, टैक्स बियरर है, वही पे करेगा। इस वाले केस में आप स्टूडेंट है ना, आप भी टैक्स पे करते हैं। आप बोलेंगे, आप देखा ना, आपने नोटबुक परचेज किया तो आपने उस पर टैक्स दिया ना, आपका कोई इनकम नहीं है फिर भी आपको टैक्स पे करना पड़ा ना, तो ये क्या होता है, सबके ऊपर लगता है ना, सबको, कोई भी जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेगा उसके ऊपर लगेगा। इनडायरेक्ट टैक्स वाले में देखेंगे तो टैक्स का जो स्लैब होता है, डिफरेंट टैक्स का स्लैब होता है। कुछ एग्जाम्प्ट आइटम होते हैं, किसी पे कम रेट से, किसी पे मॉडरेट लेवल पे, किसी पे हाई रेट पे लिया जाता है। अब देखो, हम वेलफेयर स्टेट्स है ना, सोशल जस्टिस का फूड क्या बोलते हैं अचीव करना है, तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लगते हैं, कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज लगते हैं जो लगता है गवर्नमेंट को कि ये हर कोई कंज्यूम करता है, पुअर पीपल भी करता है, रिच पीपल भी करता है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, तो उस पे ना या तो टैक्स से एग्जेम्प्ट रखता है उसको, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लेता है, या लो रेट का टैक्स चालू करता है। कंफर्ट वगैरह की चीजों पे जो है आपका मॉडरेट लेवल का टैक्स चार्ज करता है। जो लग्जूरियस है, बहुत ही हाईली लग्जूरियस ये चीजें हैं, ये जनरली कौन कंज्यूम करते हैं, जिनके पास ज्यादा है। तो और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसकी कंजम्पशन को डिस्करेज करना है गवर्नमेंट को, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स वगैरह हो गई ना, सिगरेट वगैरह, उस पर ज्यादा टैक्स लेती है। तो गवर्नमेंट का टैक्स लगाने का जो पर्पज है, इनडायरेक्ट टैक्स में भी, वहां भी डायरेक्ट टैक्स में वही था, इनडायरेक्ट टैक्स में भी क्या है कि आपके किसी गुड्स एंड सर्विसेज कंजम्पशन को बढ़ाना या कम करना है, एक तो ये रीजन, दूसरा टैक्स कलेक्ट करना ताकि उसको खर्च कर सके। तो इस तरह से देखती है कि नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, कम लगाओ, अगर नेसेसिटी नहीं है तो उस पे जो है ज्यादा टैक्स लगाओ, है ना, क्योंकि बहुत नेसेसिटी नहीं है तो जो लग्जूरियस गुड्स कौन यूज करेंगे, जिनके पास इनकम ज्यादा है तो टैक्स ज्यादा लगा सकते हैं। दूसरा, आपको लगता है इसके कंजम्पशन को क्या बोलते हैं डिस्करेज करना है, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स को, तो उस पर ज्यादा टैक्स लगाइए। ऐसे ही डायरेक्ट टैक्स के थ्रू भी ना गवर्नमेंट जो है आपके एग्रीगेट डिमांड को, एग्रीगेट डिमांड क्या बोले, पूरी इकोनॉमी के डिमांड को इंपैक्ट करता है। कैसे करता है, गवर्नमेंट ने मान लीजिए कि आपको टैक्स कम लिया आपसे, तो आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा दिया, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा दिया तो आपके पास जो है पैसे ज्यादा आ गए, तो आप ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करेंगे, है ना, तो उससे गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ेगा। ये कौन से केस में करती है, जब गवर्नमेंट को लगता है कि डिमांड बढ़ानी है, डिफ्लेशन वाले केस में। अगर मान लीजिए उल्टा सिचुएशन लीजिए, मार्केट में इन्फ्लेशन है तो क्या है कि प्राइस राइज है। इन्फ्लेशन कब होती है, जब आपका ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का ज्यादा डिमांड होता है। ज्यादा डिमांड कब होगा, जब जेब में आपके ज्यादा पैसा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसे आपके जेब से निकालेगी, मतलब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम करेगी। कैसे कम करेगी, जैसे ही गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स लिया तो आपके पर्सनल इनकम में से आपने टैक्स ज्यादा पे किया, तो आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो गया, तो आप कम डिमांड करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करता है, इसके थ्रू जो आपका डायरेक्ट टैक्सेशन के जो सिस्टम है, क्योंकि आपके इनकम पे कर रहा है, आपके परचेजिंग पावर को, आपके इनकम लेवल को, और उसके थ्रू जो है एग्रीगेट डिमांड को कम या ज्यादा करती है, ठीक है।
तो ये था आपका टैक्स वाला। अब दूसरा जो कंपोनेंट है आपका इस वाले में, टैक्स रेवेन्यू वाले में, टैक्स रिसीट वाले में, वो है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। नाम से ही पता चलता है, मतलब टैक्स के थ्रू नहीं आता है, मतलब ऐसे सारे रिसीट्स जो टैक्स के अलावा बाकी सोर्सेस से आते हैं उसको क्या बोलेंगे? नॉन टैक्स रेवेन्यू आपको रिसीट्स बोलेंगे। आप बोलेंगे और कौन से सोर्सेस से गवर्नमेंट के पास आते हैं? बहुत सारे सोर्सेस। देखिए गवर्नमेंट जो है बहुत बार लोन देती है, किसको? स्टेट्स को, जो स्टेट्स होते हैं ना उनको देती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को लोन देती है, या किसी और को लोन दिया। अब लोन दिया तो उस पर इंटरेस्ट अर्न करेगा कि नहीं करेगा? तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे आपका जो है आपका ये नॉन टैक्स रेवेन्यू वाला है। ऐसे ही गवर्नमेंट जो है बहुत जगह अपना इन्वेस्टमेंट करती है। गवर्नमेंट की बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उसमें गवर्नमेंट का होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है, तभी तो गवर्नमेंट का सेक्टर है ना। तो उसमें शेयर होल्डिंग है तो उस पर प्रॉफिट्स अर्न होगी गवर्नमेंट को, उससे डिविडेंड आएगा, ये आपका क्या बोलते हैं इनकम का सोर्स हो गया। ऐसे ही और भी कोई इन्वेस्टमेंट अगर किया है, वहां से कुछ इंटरेस्ट वगैरह या कोई डिविडेंड या प्रॉफिट आ रही है, वो आपका सोर्स हो जाएगा। ऐसे ही गवर्नमेंट्स को ना ग्रांट्स इन एड्स भी मिलते हैं, ग्रांट्स इन एड्स या गिफ्ट्स। अच्छा, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए कि हमने ज्यादातर देखा है कि ज्यादातर बच्चे इस वाले पॉइंट्स में मिस्टेक कर देते हैं जब आइडेंटिफाई करने की बात आती है। तो क्योंकि हमने क्या बोला कि जो रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं वो रेगुलर और रिकरिंग इन नेचर है। कोई आपको ग्रांट जो है रेगुलर तो नहीं देगा, गिफ्ट तो रेगुलर नहीं देगा, तो बहुत बार बच्चे इसको जो है कैपिटल रिसीट्स में कर लेते हैं। लेकिन मैंने बताया दो तरह से देखिए, क्या वो रेगुलर रिकरिंग इन नेचर है, दूसरा देखिए क्या असेट्स और लायबिलिटीज पे इंपैक्ट कर रहा है क्या, नहीं तो फिर वो आपका रेवेन्यू का नेचर हो जाएगा। अब देखिए पहले समझिए ग्रांट इन एड होते क्या है। ग्रांट इन एड होते हैं जो आपने कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन कंट्रीज या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या कोई भी जब दूसरे पार्टी को आपको क्या बोलते हैं डोनेशन असिस्टेंस टाइप का कोई पैसा देता है ना, तो इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत सारी कंट्रीज को देते हैं। मान लो कोई एक इमरजेंसी आ गई, कोई डिजास्टर वाली सिचुएशन है, या वैसे भी उसके डेवलपमेंट पर्पज के लिए अगर वो अपने खर्चे को नहीं अफोर्ड कर पा रहा है तो उसके लिए कुछ पेमेंट वगैरह असिस्टेंस डोनेशन देते हैं। हम भी बहुत लोगों को असिस्टेंस डोनेशन देते हैं ना, तो डोनेशन देते तो क्या वापस पैसा मांगते हैं क्या? नहीं मांगते हैं, तो सामने वाले की लायबिलिटी नहीं हुआ ना। गवर्नमेंट को किसी ने ग्रांट इन एड दिया तो वो वापस पैसा नहीं करना है, वापस पैसा नहीं करना है तो कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि लायबिलिटी क्या होता है? जो आपका फ्यूचर ऑब्लिगेशन है वो आपका जो है लायबिलिटी है। आपके असेट पे अगर किसी का क्लेम हो तो आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आपको पैसा वापस नहीं करना। ऐसे किसी ने गिफ्ट दिया तो गिफ्ट आप वापस करते हैं क्या? गिफ्ट में कोई लायबिलिटी नहीं अराइज होती है, तो ये रेवेन्यू इन नेचर आपका आ जाएगा, है ना। ऐसे ही फीस वगैरह जो होती है, फीस, फाइन्स एंड पेनाल्टीज। अच्छा, फीस क्या होती है? जैसे आपने क्या बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, उसका फीस हो गया। कोर्ट का फीस हो सकता है, किसी चीज के व्हीकल के रजिस्ट्रेशन कराना है, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना है, इस तरह का फीस है। इसी तरह से फाइन एंड पेनाल्टी भी लगाती है। फाइन कैसे? आपने रेड लाइट ब्रेक कर दी, करते हैं ना, बहुत करते हैं, मत किया करिए, ठीक है। आपने रेड लाइट ब्रेक कर दी तो गवर्नमेंट ने क्या लगा दी? आपको जो है फाइन लगा दी, चालान काट दिया। पेनाल्टी लग सकती है, मान लो गवर्नमेंट का कोई पेमेंट करना था, आपने नहीं किया, टैक्स टाइम से नहीं पेमेंट किया, तो उस पर पेनाल्टी लग सकती है, या किसी भी तरह की चीजों पर पेनाल्टी लग सकती है। तो ये आपका हो सकता है। गवर्नमेंट जो है आपका जो है क्या बोलते हैं और भी बहुत तरह से कमाती है, जैसे एस्टेट्स वगैरह होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, और मैं अपना जो मेरा डेथ हो गया और मैंने अपनी प्रॉपर्टी का, मेरे प्रॉपर्टी का कोई लीगल हेयर्स नहीं है, मान लो मैंने शादी नहीं की है तो मेरे कोई लीगल हेयर्स नहीं है, और मैं मरने से पहले मैंने किसी के नाम पे विल भी साइन नहीं किया, तो अभी मेरी प्रॉपर्टी अब किसी की नहीं है। तो मेरी प्रॉपर्टी किसी की भी नहीं है तो ये प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? गवर्नमेंट की हो जाएगी। इसको बोलते हैं एस्टेट्स। ऐसे ही गवर्नमेंट फॉरफीचर वगैरह के थ्रू कमाती है। मान लो कोई चीज जब्त कर ली, कोई प्रॉपर्टी जब्त कर ली, मान लो कोर्ट का कोई ऑर्डर आपने नहीं माना या गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं माना, तो वो फॉरफीचर वगैरह करती है। ऐसे ही मान लीजिए कि एक आपका मान लीजिए घर है या कोई प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है, उसके आसपास से कोई मेट्रो की लाइन जा रही है या गवर्नमेंट का कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जा रहा है, तो कॉमन सी बात है ना, आपकी लैंड की वैल्यू बढ़ जाएगी ना। तो अभी लैंड की वैल्यू कम थी तो उस पर जो भी आप पेमेंट कर रहे थे गवर्नमेंट को, कम पेमेंट कर रहे थे, है ना। अगर प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह कुछ आप पे कर रहे हैं तो कम पे कर रहे थे, अब उसकी वैल्यू बढ़ गई, है ना, उसकी वैल्यू बढ़ गई तो उस पर आप ज्यादा टैक्स बनता है, तो जो एक्स्ट्रा टैक्स बना वो क्या बोलते हैं आपको पे करना पड़ेगा। कैसे हुआ? एक स्पेशल असेसमेंट हुआ, कोई प्रोजेक्ट वहां से जा रही तो गवर्नमेंट ने उसका रीअसेस किया, तो स्पेशल असेसमेंट के थ्रू होता है। तो इस तरह की ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है नॉन टैक्स रेवेन्यू का, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो बेसिकली ब्रॉडली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में मेंशन एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इंटरेस्ट ऑन जो है गवर्नमेंट ने जो लोन दिया, इंटरेस्ट उस पे, गवर्नमेंट का प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड, गवर्नमेंट का ग्रांट इन एड वाला, और आपका जो है फीस वगैरह जो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, ये वाली आ गई, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि आपका रिसीट्स वाले क्या बोलते हैं, रिसीट्स वाले में रेवेन्यू रिसीट्स वाले पार्ट्स का। गवर्नमेंट बजट को दो पार्ट में, रेवेन्यू रिसीट्स,
कैपिटल रिसीट्स में बांटा हमने, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर में, फिर रेवेन्यू रिसीट्स कैपिटल रिसीट्स में, फिर रेवेन्यू रिसीट्स में हमने देखा कि रेवेन्यू रिसीट दो, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू का दो पार्ट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स या अदर्स। फिर क्या बोलते हैं आपका इनडायरेक्ट टैक्स में गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है, जीएसटी एंड जो बाकी बताया, जो वैट ऑन पेट्रोलियम वगैरह जो है वो आपका आ गया। अब जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू में, फिर इसको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, फीस एंड फाइन्स एक्सेट्रा। अब जो है हम बात करते हैं कैपिटल रिसीट्स की। तो रेवेन्यू कैपिटल का डिफरेंस फिर से याद करिए, क्या डिफरेंस था। रेवेन्यू जो है रेगुलर इन नेचर होगा, रिकरिंग इन नेचर होगा, नॉर्मल कोर्स के थ्रू उसको अर्न किया जाएगा, कोई एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, नीदर क्रिएट्स क्या बोलते हैं लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस द एसेट्स। अब कैपिटल रिसीट वाले में क्या होगा, ये नॉन रिकरिंग, नॉन रेगुलर इन नेचर होगा, ठीक है। ये या तो आप जो पैसे आएंगी, या तो आप एसेट्स को बेच के पैसे ला रहे हैं, मतलब एसेट्स को रिड्यूस कर रहा है, या तो आपने लोन को रेज करके, लायबिलिटी को रेज करके पैसे लाए, है ना, तो क्या हुआ, आपकी लायबिलिटी को बढ़ा दिए। तो इट ईदर क्रिएट्स द लायबिलिटी और रिड्यूसेस द एसेट। अच्छा, अब इसका सोर्सेस क्या है, अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडली सोर्सेस क्या है, अब मैंने बताया ना बोरोइंग के थ्रू लाएंगे। अब बोरोइंग आप कहां से करेंगे, बोरोइंग जो है आप क्या बोलते हैं जनरल पब्लिक से कर सकते हैं, ओपन मार्केट से। बोरोइंग आप आरबीआई से कर सकते हैं। बोरो जो है आप फॉरेन कंट्री या फॉरेन गवर्नमेंट से कर सकते हैं। बोरो जो है आप क्या बोलते हैं कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उनसे बोरो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ इसके हुआ एसेट्स को क्रिएट किया। ऐसे ही जो है कुछ गवर्नमेंट जो स्मॉल सेविंग्स वगैरह भी पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, जैसे पोस्ट ऑफिस में आप पैसा जमा करते हैं, ऐसे किसान विकास पत्र होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह आपने नाम सुना होगा। इस सब के थ्रू गवर्नमेंट जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। तो ये जो डिपॉजिट्स है गवर्नमेंट को वापस करनी है ना, आपने पोस्ट ऑफिस में जो पैसा जमा किया वापस लेंगे ना, ऐसा नहीं बोलेंगे वापस नहीं करना है। तो क्योंकि आपने पोस्ट ऑफिस क्या है, गवर्नमेंट की एंटिटी है, तो आपने गवर्नमेंट के पास अभी रखा हुआ है, गवर्नमेंट को फ्यूचर में इसको वापस करना है, तो लायबिलिटी है। तो ये बोरोइंग और ये जो स्मॉल सेविंग्स और इसके थ्रू क्या है, लायबिलिटी क्रिएट होती है, लायबिलिटी इंक्रीज या क्रिएट होती है, ठीक है। अब जो है गवर्नमेंट के पास और कैसे कैपिटल नेचर का पैसा आ सकता है कि मान ले गवर्नमेंट ने जैसे बताया ना स्टेट्स को लोन देती है, एसेट्स क्रिएट किया, तो गवर्नमेंट ने उस लोन की रिकवरी हुई। मान लो एसेट्स को जो पैसा दिया था, लोन किसी को दिया था, स्टेट को, पीएसयू को या किसी और को, तो पैसा वापस भी तो लेगी ना, रिटर्न में आएगा ना। तो जो रिकवरी ऑफ लोन हुआ ये आपका एक सोर्स है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट का बहुत सारा जो फाइनेंशियल एसेट्स है, क्या हो सकता है एसेट्स, जैसे पीएसयूज वगैरह में जो आपके शेयर्स है, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है ना, उस शेयर होल्डिंग्स को मान लीजिए उसने बेचा या कम किया, तो क्या हुआ, उससे क्या बोलते हैं उसके शेयर होल्डिंग कम हुई, तो उस तरह से आपका ला सकता है। तो इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ये जो शेयर होल्डिंग वगैरह जो बेचते हैं ना, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट हो सकता है अपना पूरा शेयर ही बेच दे, तो प्राइवेट एंटिटी होगी, इसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, नहीं तो कुछ पार्ट बेचा और अभी भी मेजॉरिटी होल्डिंग है, तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो अब देखो इस दोनों से ही, एसेट्स को बेचने से, शेयर्स को बेचने या एसेट्स को बेचने से, क्या है ना, कोई भी एसेट्स को, फाइनेंशियल एसेट्स को बेचने से, प्लस रिकवरी ऑफ लोन से। लोन भी क्या था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन था, एसेट है, मैंने वीडियो बनाई है एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होती है, एसेट्स है। तो ये जो है आप क्या बोलते हैं आपका एसेट्स रिड्यूस हुआ इस दोनों वाले चीजों से। तो ये ब्रॉडली जो है आपका क्या बोलते हैं आपका बजट का जो है क्लासिफिकेशन था, जिसमें से हमने रिसीट्स के बारे में पढ़ा है। तो ये बेसिकली हमने रिसीट्स वाले पार्ट्स को देखा है, एक्सपेंडिचर वाले पार्ट्स को अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज कोई रिकमेंडेशन है तो उसको आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।